अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टीरियल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन। और आप लोगों को पता है पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 पीस। मोस्ट कॉमन पी कौन सा है? पेन। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेन, यह है पेन। पेन के बाद है पैलर, देर इज पैरास्थीसिया, पल्सलेसनेस एंड पैरालिसिस। ठीक है, ये है 5 पीस ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन। अभी एक क्वेश्चन देखिए, ये लेटेस्ट एग्जाम में आया कि एक पेशेंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेट साइन? लेट साइन कौन सा है? इन पेशेंट्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम पल्सलेसनेस इज अ लेट साइन। कौन सा साइन? लेट साइन क्या है? पल्सलेसनेस। और इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ वर्स प्रोग्नोसिस? सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाले पेशेंट में पैरालिसिस इज एसोसिएटेड विथ वर्स प्रोग्नोसिस। वर्स्ट प्रोग्नोसिस, इट इज एसोसिएटेड विथ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। क्लियर? अब जरा प्रॉब्लम देखिए, पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन में ऑक्लूजन के डिस्टल जो भी मसल्स हैं उसमें क्या होगा? इस्कीमिया। और इस्कीमिया की वजह से मसल्स में क्या होता है? पेन। इस सिम्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इसका मतलब जिस मसल ग्रुप में पेन हो रहा है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं दैट व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्लूजन। अब ये इमेज देखिए, मान लीजिए ये है एओर्टा, ठीक है, ये है एओर्टा और ये है आपका एओर्टिक बाइफर्केशन। ये अंदर की तरफ है इंटरनल आइलियक और बाहर की तरफ है एक्सटर्नल आइलियक। ठीक, अब मान लीजिए किसी भी पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, ऑक्लूजन कहाँ है? ऑक्लूजन है यहाँ पे। व्हाट इज दिस लेवल? ये लेवल है एओर्टो आइलियक बाइफर्केशन। कौन से लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है? एओर्टो आइलियक बाइफर्केशन। तो होगा क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की सप्लाई कम हो जाएगी। अब इस पेशेंट में क्लॉडिकेशन कहाँ कहाँ होगा? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? पहला चीज, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आपको मिलेगा बटक में, यू कैन फाइंड इट इन बटक। और कहाँ मिलेगा? थाई में। और कहाँ मिलेगा? काफ में। सो देयर विल बी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इन बटक, थाई एंड काफ। इसका मतलब दिस कंडीशन इज एओर्टो आइलियक बाइफर्केशन ऑब्स्ट्रक्शन। इसको हम और भी क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एओर्टो आइलियक डिजीज। सो जिस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? देयर इज एओर्टो आइलियक डिजीज। प्रॉब्लम है एओर्टो आइलियक डिजीज। इन पेशेंट्स में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन? ये मिलेगा ग्लूटियल रीजन या बटक्स में, बटक्स। दूसरा थाई में, तीसरा काफ। सो बटक, थाई, काफ, इन तीनों एरिया में आपको मिलेगा क्या? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। यहाँ मिलेगा इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। इसके साथ साथ द पेशेंट विल बी हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेरिच सिंड्रोम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको याद रखना है। व्हाट्स द नेम? इन एओर्टो आइलियक बाइफर्केशन ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट्स में क्या होता है? लेरिच सिंड्रोम। नाम है इसका लेरिच सिंड्रोम। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ देगा लेरिच सिंड्रोम, या पूछेगा क्या? द अपार्ट फ्रॉम क्लॉडिकेशन ऑफ बटक, थाई, क्लाफ, पेशेंट को क्या भी है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो देर इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस, ये क्या है? लेरिच सिंड्रोम। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस, यह है लेरिच सिंड्रोम। अब मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है? ऑब्स्ट्रक्शन है कॉमन फिमोरल में। इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द कॉमन फिमोरल, इस केस में वेयर इज द इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन? आपको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन थाई में भी मिलेगा और काफ में भी मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है? ऑब्स्ट्रक्शन है सुपरफिशियल फिमोरल में या पॉप्लीटियल में या क्रूरल आर्टरीज में। सुपरफिशियल फिमोरल, पॉप्लीटियल या क्रूरल आर्टरीज। क्रूरल आर्टरीज, अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहाँ मिलेगा? आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मिलेगा सिर्फ कहाँ? काफ में। सिर्फ काफ में मिलेगा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन? इट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर केसेस में मोस्ट कॉमन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस है। एग्जांपल, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन। दूसरा, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सबक्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्स्ट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, most common cause of या most common degenerative disorder of vessels. I'm repeating. Atherosclerosis पहला, it is the most common cause of peripheral arterial occlusion, most common cause of subclavian artery stenosis, most common cause of extracranial aneurysm, and it is the most common degenerative disorder of vessel. ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए पेशेंट यंग मेल स्मोकर है, एज कितनी है? लेस देन 40। इस केस में व्हाट इज द कॉज ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल ऑक्लूजन?
यंग मेल स्मोकर एज लेस देन 40, तो आपको पता है इट इज बर्जर्स डिजीज, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटरेंस। बर्जर्स डिजीज में प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और इसमें किस तरह की वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स, सो इट इज सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कौन सी वेसल इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स। और एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द नेम्स ऑफ इन्वॉल्व वेसल्स, सो स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वेसल का इन्वॉल्वमेंट होता है? निमोनिक है टीपीआर, याद कैसे करेंगे? टीपीआर, निमोनिक है टीपीआर, टी मीन्स टिबियल, पी मीन्स प्लांटर, आर मीन्स रेडियल। ठीक है, निमोनिक है टीपीआर, टिबियल, प्लांटर, रेडियल। सो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल्स स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? टिबियल, प्लांटर एंड रेडियल आर्टरी। So tibial, plantar and radial. These are the medium and small sized vessels which are involved. अब जरा देखिए what is the progression, ये प्रोग्रेस कैसे करता है? ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल प्रोग्रेस करता है, साथ में कंटिन्यूअस डिजीज नहीं है, देयर आर स्किप लीजन्स। सो टू स्पेशल फीचर्स, पहला दैट दिस डिजीज इज हैविंग स्किप लीजन्स, याद रखना है ये डिजीज इज हैविंग स्किप लीजन्स। और इसके साथ इसका प्रोग्रेशन कैसा होता है? प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, प्रोग्रेशन है फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। हम लोगों ने डिस्कस किया इट इज एक्सक्लूसिवली सीन इन यंग मेल स्मोकर्स एज कितना? लेस देन 40। सबसे पहले जो डिजीज है ये आर्टरी में होगी। अब आपको पता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल, ये तीन चीजें एक साथ ट्रेवल करती हैं, नर्व, आर्टरी, वेन, न्यूरोवेस्कुलर बंडल। सो पहले आर्टरी का इन्वॉल्व होगा, अल्टीमेटली वेन और नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सो अल्टीमेटली ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व। सो सबसे पहले आर्टरी, इसके साथ वेन, उसके बाद नर्व, ये तीनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं अल्टीमेटली पेशेंट्स जिनको बर्जर्स डिजीज है। अब जरा क्लिनिकल फीचर्स देखिए। बर्जर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रायड, याद कैसे करना है? निमोनिक है रिम। क्या है इसका ट्रायड? याद कैसे करना है? ये है रिम। रिम का मतलब, आर का मतलब है रेनॉल्ड्स फिनोमिना, आई का मतलब है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, एम का मतलब है माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। रेनॉल्ड्स फिनोमिना, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक, हम लोगों ने डिस्कस किया कि मसल में इस्कीमिया की वजह से जो पेन होता है वो है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। आजकल एक क्वेश्चन आता है इन रिलेशन टू इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ग्रेडिंग क्या है? इट्स द ग्रेडिंग ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। और नाम क्या है इस क्लासिफिकेशन का? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉयड्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। सो बॉयड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। मान लीजिए एक पेशेंट चलना शुरू करता है, उसको दर्द शुरू होगा, लेकिन अगर पेशेंट चलता जाएगा तो दर्द डिसअपियर हो जाता है, मतलब पेन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ वॉक। सो पेन appears at the start of walk but disappears if patient continues to walk. It disappears if patient continues to walk. Continues to walk. ठीक है, ग्रेड 2 में क्या होता है? पेशेंट को दर्द होता रहता है बट पेशेंट कैन वॉक विथ पेन। सो ग्रेड 2 इस केस में पेशेंट कैन वॉक विथ पेन, पेशेंट कैन वॉक विथ पेन। ग्रेड 3 में क्या होगा? पेशेंट चलता है कुछ दूर तक, फिर उसको दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद वो बैठ के आराम करता है, फिर चलता है, फिर दर्द होता है, आराम करता है। इसका मतलब पेन कॉम्पेल्स द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ग्रेड 3 में पेन कॉम्पेल्स द पेशेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा? पेन कॉम्पेल्स द पेशेंट, कॉम्पेल्स द पेशेंट टू टेक रेस्ट, इट कॉम्पेल्स द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ठीक, और ग्रेड 4 इसमें पेशेंट को होता है रेस्ट पेन, देयर इज रेस्ट पेन। ठीक है, अब जरा देखिए डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। इसमें आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम लोग करते हैं क्या है? एंजियोग्राफी। कौन सी आर्टरी? टिबियल, प्लांटर, रेडियल। इसका मतलब अपर लिम, लोअर लिम दोनों आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, टिबियल, प्लांटर, लोअर लिम, रेडियल, अपर लिम। इसलिए कौन सा एंजियोग्राफी? चारों लिम में करते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस 4 लिम एंजियोग्राफी। इस केस में व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस? हम लोग करते हैं चारों लिम में 4 लिम एंजियोग्राफी। ठीक है, वी परफॉर्म 4 limb angiography. So this is 4 limb angiography. Burgess disease वाले पेशेंट में there is presence of typical collaterals. इसको हम लोग बोलते हैं corkscrew collaterals. एंजियोग्राफी पे आप देख सकते हैं what's the name of these collaterals? These are corkscrew. नाम है इसका corkscrew collaterals. ठीक है, corkscrew collaterals on angiography. दूसरा, इससे हम असेस करते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, जिसका नाम है ABPI या ABI। अब इसका मीनिंग क्या है? एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स मतलब इज द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द एंकल जॉइंट एंड इन द आर्म। कौन सी आर्टरी में? ब्रेकियल आर्टरी में। अब जरा देखिए, ऑब्वियसली एंकल जॉइंट पे थोड़ा सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों?
क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा एंकल जॉइंट पे, इसलिए ABPI यूजुअली एक से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी वन, यूजुअली इट इज मोर देन वन। एक से अगर कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्टरीज में ऑक्लूजन है। मान लीजिए कितना है, इफ इट इज 0.1 टू 0.4, दिस इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, कई बार आ चुका है। ये 0.1 टू 0.4 इसका मतलब क्या है, पेशेंट इज हैविंग क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 0.1 टू 0.4 इट इज सजेस्टिव ऑफ क्या, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इज लेस देन 0.5, इसका मतलब पेशेंट इज हैविंग क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, मतलब इसके बाद क्या होने वाला है, गैंग्रीन। अगर 0.5 टू 0.9 वैल्यू है इसका मतलब द पेशेंट इज हैविंग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। 0.5 टू 0.9 इसका मतलब दिस पेशेंट इज हैविंग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ठीक है, पेशेंट इज हैविंग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ओके, मान लीजिए वैल्यू है 1 टू 1.2, ऑब्वियसली 1 टू 1.2 दिस इज नॉर्मल। और अगर 1.2 से ज्यादा है इसका मतलब द वेसल इज कैल्सिफाइड, जो एंकल जॉइंट पे वेसल है दैट इज कैल्सिफाइड। सो मोर देन 1.2 मतलब कैल्सिफाइड वेसल्स। और आपको कौन सी कंडीशन में कैल्सिफाइड वेसल्स देखने को मिलेंगी, बताइए कौन सी कंडीशन में? ये आपको मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस में और एंड स्टेज रीनल डिजीज। और आपको पता होगा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज इट इज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपको याद रखना है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया वैल्यू लेस देन 0.5, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन 0.5 टू 0.9, और अगर ये मोर देन 1.2 है इसका मतलब वेसल्स आर कैल्सिफाइड। अब जरा ट्रीटमेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, इमीडिएट इफेक्ट के साथ स्मोकिंग बंद कर देना है। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ के लिए, सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के लिए वेजोडाइलेटर्स भी देते हैं। कौन कौन सा वेजोडाइलेटर्स? पहला है जेंथिनॉल निकोटिनेट। वेजोडाइलेटर्स का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट होता है, देयर इज जेंथिनॉल निकोटिनेट। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम लोग देते हैं पेंटॉक्सीफाइलिन। सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, पेंटॉक्सीफाइलिन। सो जेंथिनॉल निकोटिनेट और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पेंटॉक्सीफाइलिन। ठीक है, पेंटॉक्सीफाइलिन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, लंबर सिंपेथेक्टोमी। आपको पता होगा लंबर सिंपेथेक्टोमी हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं, द पेशेंट्स हु आर हैविंग रेस्ट पेन। सो लंबर सिंपेथेक्टोमी ये किसके लिए करते हैं, द पेशेंट्स हु आर हैविंग रेस्ट पेन। द पेशेंट्स हैविंग रेस्ट पेन, उस केस में हम करते हैं लंबर सिंपेथेक्टोमी। ओमेंटल ट्रांसपोजिशन भी एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। और मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है उसको गैंग्रीन है, सो गैंग्रीन वाले केसेस में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन। तो अगर पेशेंट को गैंग्रीन है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एम्पुटेशन। अब देखिए एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको ये गैंग्रीन है टोका। ठीक है, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट इज यंग मेल स्मोकर, एज कितना है, लेस देन 40 ईयर्स। पहला पेशेंट है एज लेस देन 40 ईयर्स, मेल स्मोकर। ठीक है, दूसरा पेशेंट है मेल स्मोकर, लेकिन इस पेशेंट की एज कितनी है, 60 टू 70 ईयर्स। 60 टू 70 ईयर्स। अब बताइए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज? अगर एज लेस देन 40 ईयर्स है इस केस में होगा क्या, बर्जेस डिजीज। और अगर 60 से 70 साल का पेशेंट है इस केस में होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एग्जाम में आ चुका है। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, गैंग्रीन के साथ साथ आपको दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या देखना है, पेशेंट की एज। अगर 40 लेस देन 40 है इस केस में हम क्या मार्क करेंगे, पेशेंट इज हैविंग बर्जेस डिजीज। लेस देन 40 पेशेंट इज हैविंग बर्जेस डिजीज। ठीक है, और अगर एज कितनी है, पेशेंट की एज है 60 से 70 साल, और आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस किस उम्र में होता है, 60 से 70 साल की उम्र में। इस पर्टिकुलर एज में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, एज कितना है, 60 टू 70 ईयर्स। सो व्हाट इज द कॉज, एथेरोस्क्लेरोसिस। हम लोगों ने डिस्कस किया कि लंबर सिंपेथेक्टोमी के लिए इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इज नॉट एन इंडिकेशन। किसके लिए करते हैं हम, रेस्ट पेन, मेनली रेस्ट पेन के लिए। मान लीजिए आपको एक साइड का लंबर सिंपेथेक्टोमी करना है, यू हैव टू परफॉर्म यूनिलैटरल लंबर सिंपेथेक्टोमी ऑन द अफेक्टेड साइड। तो कौन कौन सा सिंपैथेटिक गैंग्लिया निकालते हैं हम लोग, यूजुअली L1 टू L4। कौन कौन सा सिंपैथेटिक गैंग्लिया निकालते हैं, इफ वी परफॉर्म यूनिलैटरल लंबर सिंपेथेक्टोमी तो हम लोग निकालते हैं L1 टू L4। मान लीजिए पेशेंट में हमें करना है बायलैटरल लंबर सिंपेथेक्टोमी, इस केस में कम से कम आपको एक तरफ L1 प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप L1 एक तरफ प्रिजर्व नहीं करेंगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। सो इन पेशेंट्स फॉर बायलैटरल लंबर सिंपेथेक्टोमी के लिए एटलीस्ट L1 शुड बी प्रिजर्व्ड ऑन वन साइड। इस केस में
at least L1 should be preserved on one side. It should be preserved on one side. क्यों? To prevent retrograde ejaculation. So at least L1 should be preserved one side to prevent the retrograde ejaculation. ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आता है, देखिए जब भी हम लंबर सिम्पेथेक्टोमी करते हैं कभी कभी इसके आसपास वाले स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली रिमूव हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं जो एक्सीडेंटली रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग लंबर सिम्पेथेक्टोमी? याद कैसे करना है? गुजरात प्रीमियर लीग, इट इज जीपीएल। जीपीएल एक्सीडेंटली रिमूव्ड, these are the structures which are accidentally removed। कई बार आ चुका है एग्जाम में। these are the structures which are accidentally removed during lumbar sympathectomy। GPL, G genitofemoral nerve, P psoas sheath, psoas minor, L lymphatics। ठीक, अब जरा देखिए व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लंबर सिम्पेथेक्टोमी। तो बर्जर्स डिजीज में रेस्ट पेन के अलावा और क्या क्या इंडिकेशंस हैं? तो यहाँ सबसे पहला है बर्जर्स डिजीज, हमने डिस्कस किया बर्जर्स डिजीज में रेस्ट पेन, विच कंडीशन? रेस्ट पेन। ठीक है, दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा है रेनॉल्ड्स डिजीज, चौथा है एक्रोसाइनोसिस, फिफ्थ कॉसेल्जिया, हाइपरहाइड्रोसिस, इरिथ्रोसाइनोसिस एंड फ्रॉस्ट बाइट। इरिथ्रोसाइनोसिस एंड फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, दीज आर द इंडिकेशंस। याद कैसे करना है? निमोनिकिस 12 शेफ, इसको याद करने के लिए निमोनिकिस 12 शेफ। क्लियर, ये है 12 शेफ। ठीक है, सो बर्जर्स डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड्स डिजीज, एक्रोसाइनोसिस, सी मतलब कॉसेल्जिया, हाइपरहाइड्रोसिस, एरिथ्रोसाइनोसिस एंड फ्रॉस्ट बाइट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंडिकेशंस फॉर लंबर सिम्पेथेक्टोमी। एवी फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। ज्यादातर ये कंजेनाइटल होता है, एक्वायर्ड बताइए? ज्यादातर ये होता है कंजेनाइटल। सो मोस्ट कॉमनली एवी फिस्टुला इज कंजेनाइटल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्वायर्ड एवी फिस्टुला? अक्वायर्ड एवी फिस्टुला का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज इज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक है, इसमें छोटे फिस्टुलास बन जाते हैं आर्टरी और वेन के बीच में। मोस्ट कॉमन कॉज ये है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। लेकिन आपको याद क्या रखना है? ओवरऑल मोस्ट कॉमनली इट इज कंजेनाइटल। मोस्ट कॉमनली इट इज कंजेनाइटल। दूसरा, कुछ पेशेंट में हम आइएट्रोजेनिक फिस्टुला बनाते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, और हीमोडायलिसिस में सबसे ज्यादा फिस्टुला जो बनाते हैं उसका नाम क्या है? ब्रेसिया सिमिनो फिस्टुला। सो आइएट्रोजेनिक फिस्टुला जो हम बनाते हैं पेशेंट्स में, नाम है इसका ब्रेसिया सिमिनो फिस्टुला। ठीक है, नाम है इसका ब्रेसिया सिमिनो फिस्टुला। ब्रेसिया सिमिनो फिस्टुला कौन से पेशेंट्स में? पेशेंट्स हीमोडायलिसिस के हैं उनमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी आर्टरी कौन से वेन के बीच में? तो रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन के बीच में फिस्टुला बनाते हैं। सो दिस फिस्टुला इज क्रिएटेड बिटवीन किसके किसके बीच में? क्रिएटेड बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। सो रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन के बीच में बनाते हैं हम ये फिस्टुला, रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। अब जरा ये इमेज देखिए, इस केस में आपने फिस्टुला बनाया है। फिस्टुला बनाते ही होगा क्या? आर्टरी का ऑलमोस्ट पूरा ब्लड कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? ऑलमोस्ट पूरा ब्लड वेन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आर्टरी का ऑलमोस्ट पूरा ब्लड वेन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, देयर इज इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न टू द हार्ट। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न टू द हार्ट क्या क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न टू द हार्ट। इसकी वजह से क्या क्या होगा? इसकी वजह से होगा इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, और क्या होगा? इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में डायस्टोलिक थोड़ा कम बढ़ता है, इसलिए पेशेंट में क्या होगा? वाइड पल्स प्रेशर। तो अगला प्रॉब्लम, दे विल बी वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम, जहां आपने फिस्टुला बनाया है वहां आप देखेंगे देयर इज अ पल्सेटाइल मास, और इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा नीचे से जा रहा है हाथ के, इसको बोलते हैं पैल्पेबल थ्रिल। सो पल्सेटाइल मास, और क्या होगा इसमें? देयर इज पल्सेटाइल मास, पेशेंट इज हैविंग पल्सेटाइल मास, और क्या मिलेगा आपको? देयर इज पैल्पेबल थ्रिल। ठीक है, पैल्पेबल थ्रिल। ठीक, इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में लंबे समय से जिन पेशेंट को फिस्टुला बना हुआ है, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड आर्टरी से वेन में जा रहा है, तो वेन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वेन बिकम डायलेटेड, टॉर्चुअस, थिकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियलाइजेशन ऑफ वेन। तो वेन में क्या होगा? वेन बिकम्स डायलेटेड, टॉर्चुअस एंड थिकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियलाइजेशन ऑफ वेन। ठीक है, देयर इज आर्टीरियलाइजेशन ऑफ वेन इन क्रॉनिक केसेस।
अब इमेजिन करिए ये फिस्टुला को मैं ऑब्स्ट्रक्ट करता हूँ, प्रॉक्सिमल आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करता हूँ प्रॉक्सिमल टू फिस्टुला। अगर आप आर्टरी को कंप्रेस कर दीजिए प्रॉक्सिमल टू फिस्टुला, तो तुरंत क्या होगा, जो वीनस रिटर्न हार्ट में जा रहा था बढ़ा हुआ, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, जो पल्सेटाइल मास का साइज है कम हो जाएगा, थ्रिल डिसअपियर हो जाएगी और हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा या रिलेटिवली कम हो जाएगा। इस साइन का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं निकोला डोनी, या इसका दूसरा नाम है ब्रेनहेम साइन। सो ऑन कंप्रेशन ऑफ आर्टरी प्रॉक्सिमल टू फिस्टुला, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर सीन? याद कैसे करना है? पीटीएच, निमोनिक है पीटीएच, ठीक है। सो पी पल्सेटाइल मास, सबसे पहला पल्सेटाइल मास, साइज डिक्रीजेस, सो डिक्रीज इन साइज, साइज डिक्रीजेस, थ्रिल disappears, palpable thrill it disappears, heart rate decreased oblique normalized, रिलेटिवली कम हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज निकोला डोनी या ब्रेनहेम साइन। अब प्रॉब्लम देखिए, आप आर्टरी और वेन के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस? एंजियोग्राफी। और आपको पता है एंजियोग्राफी इज डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक। कैसे? अगर छोटा फिस्टुला है तो एंजियोग्राफी से इम्बोलाइज भी कर दीजिए फिस्टुला को। सो सी हियर, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस, ये है एंजियोग्राफी, ठीक है। और आपको पता है एंजियोग्राफी इट इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक, ये है डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक। अगर छोटा फिस्टुला है तो हम क्या करेंगे? सपोज देयर इज स्मॉल फिस्टुला, इसको आप इम्बोलाइज कर दीजिए, सो इम्बोलाइजेशन। अगर छोटा फिस्टुला है वी गो फॉर इम्बोलाइजेशन। और अगर बड़ा फिस्टुला है, पेशेंट इज हैविंग लार्ज फिस्टुला, ऐसे केसेस में हम सर्जिकली इसको लाइगेट करते हैं। क्या? सर्जिकल लाइगेशन। अगर बड़ा फिस्टुला है तो हम लोग करते हैं सर्जिकल लाइगेशन। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, दोस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रिलेशन टू निकोला डोनी या ब्रेनहेम साइन। अब जरा ये इमेज देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये है थोरेसिक इनलेट, ठीक है, ये है इनलेट, थोरेसिक इनलेट, और ये है आउटलेट, थोरेसिक आउटलेट। इस केस में एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है? एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन होता है थोरेसिक इनलेट पे। इसका मतलब इट्स अ मिसनॉमर, नाम है इसका थोरेसिक आउटलेट कंप्रेशन सिंड्रोम, लेकिन इस केस में कंप्रेशन होता कहाँ है? एट थोरेसिक इनलेट। अब ध्यान से देखेंगे थोरेसिक इनलेट को तो आपको क्या दिखेगा? दीज आर द नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और आप देखिए ये है आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ये है सबक्लेवियन वेन। इसका मतलब इस एरिया में देयर इज नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन वेसल्स। सो व्हाट इज थोरेसिक आउटलेट कंप्रेशन सिंड्रोम? इस केस में there is compression of nerves of brachial plexus and subclavian vessels, ठीक है। सो इट्स अ मिसनॉमर, नाम होना क्या चाहिए? नाम होना चाहिए था थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम। क्यों? बिकॉज हियर देयर इज कंप्रेशन ऑफ नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन वेसल्स एट थोरेसिक इनलेट। अब जरा देखिए, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। कौन सी फीमेल्स में होता है? इट इज सीन इन मिडिल एज्ड फीमेल्स। सो मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड फीमेल्स। क्या क्या टाइप होगा? मान लीजिए अगर नर्व का कंप्रेशन है सो ऑब्वियसली इसका नाम होगा न्यूरोजेनिक फॉर्म, और अगर वेसल का कंप्रेशन है वेस्कुलर फॉर्म। सो व्हाट आर द टाइप्स? टू टाइप्स। पहला है न्यूरोजेनिक फॉर्म, न्यूरोजेनिक फॉर्म, ठीक है। दूसरा है वेस्कुलर फॉर्म। आप बताइए विच वन इज मोस्ट कॉमन? न्यूरोजेनिक फॉर्म एंड वेस्कुलर फॉर्म। द मोस्ट कॉमन टाइप इज न्यूरोजेनिक फॉर्म, ठीक है। इट्स द न्यूरोजेनिक फॉर्म विच इज मोस्ट कॉमन टाइप। अब इस केस में होगा क्या? देयर इज कंप्रेशन ऑफ नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। रूट वैल्यू क्या है? C8T1। और C8T1 रूट वैल्यू कौन सी नर्व को इंप्लीकेट करता है? अल्नर नर्व। इसका मतलब देयर इज कंप्रेशन ऑफ रूट वैल्यू C8T1, तो नर्व कौन सी हो गई? नर्व हो गई अल्नर नर्व। अगर अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही है तो सिम्टम क्या होगा? ये पेशेंट बोलेगा सर आई एम हैविंग पेन एंड पैरास्थीसिया अलोंग इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म एंड हैंड। फोरआर्म और हैंड के इनर एस्पेक्ट पे इसको पेन पैरास्थीसिया होगा। दूसरा, अगर आप ये हाइपोथीनर मसल को देखेंगे देयर इज एट्रॉफी ऑफ हाइपोथीनर मसल। इसके अलावा इंटरॉशियाई, क्योंकि अल्नर हाइपोथीनर और इंटरॉशियाई को सप्लाई करता है। सो पेन एंड पैरास्थीसिया अलोंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म एंड हैंड, साथ में एट्रॉफी ऑफ हाइपोथीनर एंड इंटरॉशियाई मसल। वेस्कुलर फॉर्म, इसमें दो फॉर्म होगा ऑब्वियसली, कंप्रेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन, तो आर्टीरियल एंड वीनस फॉर्म। वेस्कुलर फॉर्म में आपको दोनों मिलेगा, या तो आर्टीरियल या तो वीनस फॉर्म। अब मान लीजिए देयर इज कंप्रेशन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी का कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? पेन, पैलर, पैरास्थीसिया। वेन का कंप्रेशन अगर होगा, वेन का कंप्रेशन होगा तो किस चीज का कलेक्शन होगा? कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसकी वजह से पेशेंट को पेन, साइनोसिस, इडीमा मिलेगा। सो आर्टीरियल फॉर्म में पेन, पैलर, पैरास्थीसिया, वीनस फॉर्म में पेन, साइनोसिस, इडीमा।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ज्यादातर केसेस में जो ऑब्स्ट्रक्शन है इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में ही प्रोमिनेंट होगा। इसका मतलब इट इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय प्रोवोकेटिव टेस्ट अनटिल एंड अनलेस पेशेंट इज हैविंग सम काइंड ऑफ एनाटॉमिकल डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए पेशेंट को सर्वाइकल रिब है, फाइब्रस बैंड है, पेनकोस ट्यूमर है, तो ये सब आप रेडियोलॉजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? बाय प्रोवोकेटिव टेस्ट। कौन कौन सा प्रोवोकेटिव टेस्ट हम लोग करते हैं? देखिए, तो प्रोवोकेटिव टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इन पेशेंट्स में जो कंप्रेशन है दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब इट इज प्रोमिनेंट इन वन पर्टिकुलर पोस्चर। तो कैसा कंप्रेशन है? देयर इज डायनेमिक कंप्रेशन। ठीक है, अब जरा नाम देखिए, व्हाट आर द नेम्स ऑफ प्रोवोकेटिव टेस्ट? पहला है एडसन्स टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है स्केलेनी टेस्ट। एडसन टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है स्केलेनी टेस्ट। ठीक है, दूसरा है कॉस्टोक्लेविकुलर टेस्ट, इसका दूसरा नाम है मिलिट्री पोजीशन या हेल्स्टेड टेस्ट। सो मिलिट्री पोजीशन या हेल्स्टेड टेस्ट, हेल्स्टेड टेस्ट। ठीक है, तीसरा है हाइपर एब्डक्शन टेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टेस्ट। हाइपर एब्डक्शन, इसी का दूसरा नाम है राइट। ठीक है, राइट टेस्ट। और एक लेटेस्ट एग्जाम में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था रूस टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आर्म क्लॉडिकेशन। रूस टेस्ट का दूसरा नाम है आर्म क्लॉडिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसका नाम है आर्म क्लॉडिकेशन टेस्ट। अब ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया था, होगा क्या इन दिस केस? बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हैंड होगा क्या? देयर इज नमनेस और पेन इन हैंड्स विथ एक्सरसाइज। तो इस केस में होगा क्या? नमनेस एंड पेन इन हैंड्स विथ एक्सरसाइज। सो दिस इज व्हाट रूस टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है आर्म क्लॉडिकेशन टेस्ट। ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है एक लेटेस्ट एग्जाम में। अब जरा देखिए मैनेज कैसे करेंगे। ज्यादातर केसेस में मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स आर हैविंग व्हिच टाइप? न्यूरोजेनिक फॉर्म। देयर इज नो कंप्रेशन, और कैसा है? डायनामिक कंप्रेशन। तो ज्यादातर पेशेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं? कंजर्वेटिवली। सो मोस्ट पेशेंट्स आर मैनेज्ड कंजर्वेटिवली। मैनेजमेंट, क्योंकि मोर देन 90% पेशेंट्स में, मोर देन 90% पेशेंट्स, ठीक है, दे हैव न्यूरोजेनिक फॉर्म। दीज पेशेंट्स आर हैविंग व्हिच फॉर्म? द पेशेंट्स आर हैविंग न्यूरोजेनिक फॉर्म। इसीलिए इन पेशेंट्स को इजीली हम कैसे मैनेज करते हैं? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर मैनेज्ड कंजर्वेटिवली। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। मान लीजिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या पेशेंट को जो सिम्टम पहले था उसके बाद डिटेरियोरेशन हो रहा है, देयर इज डिटेरियोरेशन और प्रोग्रेशन ऑफ सेंसरी और मोटर सिम्टम्स। तो पहला फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोग्रेशन ऑफ सेंसरी और मोटर सिम्टम्स। मान लीजिए नर्व का सिग्निफिकेंट कंप्रेशन अभी भी है, तो आपको क्या दिखेगा? देयर इज एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग्ड अल्नर या मीडियन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूरोजेनिक फॉर्म ज्यादातर मोस्ट कॉमन टाइप है, इस पेशेंट को हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट को वैस्कुलर फॉर्म है, उस केस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है। जैसे अगर पेशेंट इज हैविंग ऑक्लूजन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी या देयर इज नैरोइंग और स्टेनोसिस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, तो यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। मान लीजिए सबक्लेवियन वेन में या एक्सिलरी वेन में देयर इज थ्रोम्बोसिस, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वैस्कुलर फॉर्म, और इसमें आपको करना पड़ेगा क्या? सर्जिकल इंटरवेंशन। सो वैस्कुलर फॉर्म में हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन। अगला हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी है जैसे फाइब्रस बैंड, सर्वाइकल रिब या पेनकोस ट्यूमर, तो आपको इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी। ठीक, सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। किस केस में? द पेशेंट्स हु आर हैविंग थोरैसिक आउटलेट कंप्रेशन सिंड्रोम। अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है इम्बॉलिक ऑक्लूजन। ठीक है, अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इम्बॉलिक ऑक्लूजन। मोस्ट कॉमन कॉज है इसका इम्बॉलिक ऑक्लूजन। ठीक है, और ये इम्बॉलिक ऑक्लूजन सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में भी हो सकता है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में भी हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन किस में है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया इम्बॉलिक ऑक्लूजन। अब होगा क्या? मान लीजिए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी या इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में इम्बॉलिक ऑक्लूजन है, पेशेंट को इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? पेन। इन केसेस में मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? सीवियर एब्डोमिनल पेन। और पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन अगर आप साइंस देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देखेंगे, वो ज़्यादा आपको रिमार्केबल नहीं मिलेगा। इसका मतलब द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड इट इज out of proportion to physical examination findings. The most important question, what is the most common symptom of acute mesenteric ischemia? It is severe abdominal pain. और हम लोगों ने डिस्कस किया it is out of proportion to physical examination findings, मतलब साइंस ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इन पेशेंट्स पे persistent vomiting भी होता है, there is diarrhea also,
हिमेटोचीजिया के साथ मलीना भी देखने को मिलेगा। कितने % पेशेंट्स में? देयर इज मलीना इन हिमेटोचीजिया, और ये आपको देखने को मिलेगा इन 15% पेशेंट्स, ठीक है। 15% पेशेंट्स में आपको मिलेगा हिमेटोचीजिया एंड मलीना। अब जरा देखिए, मान लीजिए लेट प्रेजेंटेशन है, तो इस्कीमिया के बाद क्या होगा? गैंग्रीन। गैंग्रीन के बाद क्या होता है? परफोरेशन। सो इस्कीमिया इट कैन लीड टू गैंग्रीन, गैंग्रीन कैन लीड टू परफोरेशन। इसका मतलब इट कैन लीड टू सेप्सिस एंड शॉक। तो लेट स्टेजेस में पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास कैसे? लेट स्टेजेस में पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद सेप्सिस एंड शॉक। लेट स्टेजेस में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? सेप्सिस एंड शॉक। अब जरा प्रॉब्लम देखिए, पेशेंट जिनको अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अर्ली डायग्नोसिस। और जैसे ही डायग्नोसिस बन जाए, अग्रेसिव रिससिटेशन। तो डायग्नोसिस बनने के बाद हम पेशेंट को डायरेक्टली ओटी में ले जाते हैं, वी परफॉर्म द रिससिटेशन इन ओटी। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? देयर इज मेजेंटिक इस्कीमिया, प्रॉब्लम का है आर्टरी में, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? मेजेंट्रिक आर्टीरियोग्राफी। तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? इन अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस यह है मेजेंट्रिक आर्टीरियोग्राफी। यह है मेजेंट्रिक, ठीक है, यह है मेजेंट्रिक आर्टीरियोग्राफी, ठीक। सो दिस इज मेजेंट्रिक आर्टीरियोग्राफी, यह है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब जरा मैनेजमेंट देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी डायग्नोसिस बनाएंगे उतना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे और प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होगा। सो अर्ली डायग्नोसिस, अग्रेसिव रिससिटेशन, इसके लिए हम वेट नहीं करते, हम सीधे पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं। एंड व्हाट वी गिव? अग्रेसिव रिससिटेशन, हम लोग देते हैं आईवी फ्लूइड्स प्लस आईवी एंटीबायोटिक्स। सो आईवी फ्लूइड्स प्लस आईवी एंटीबायोटिक्स, क्लियर। मान लीजिए किसी पेशेंट में देयर इज लेट प्रेजेंटेशन, और लेट प्रेजेंटेशन की वजह से क्या हुआ? गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन की वजह से क्या हुआ? परफोरेशन हो गया। सो इफ पेशेंट इज हैविंग बावेल गैंग्रीन या पेशेंट में परफोरेशन हो गया, तो ऐसे पेशेंट पे हो जाता है पेरिटोनाइटिस। तो ऐसे केसेस में द पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, और जिन पेशेंट्स में पेरिटोनाइटिस होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे? वी परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी एंड वी रिसेक्ट द नेक्रोटिक बावल। तो इसमें हम लोग करेंगे एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी विथ रिसेक्शन ऑफ नेक्रोटिक बावल, ठीक। सो दिस इज अक्यूट मेजेंटिक इस्कीमिया। अब जरा देखिए, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रेजेंटेशन किसमें भी होता है? मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस। मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रेजेंटेशन होगा। डिफरेंस क्या क्या है? यह है मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस, तो कौन सी वेन इन्वॉल्व होती है? मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। इसमें इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन इट इज स्पेयर्ड, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन इज स्पेयर्ड। यहाँ भी क्लिनिकल फीचर्स सेम ऑलमोस्ट। यहाँ भी मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज सेम, व्हाट? सीवियर एब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। इन पेशेंट्स में भी परसिस्टेंट वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिलेगा, मलीना, हिमेटोचीजिया, और लेट स्टेजेस में देयर कैन बी गैंग्रीन, देयर कैन बी परफोरेशन, इट कैन कॉज सेप्सिस एंड शॉक। अब जरा देखिए, मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस में मेजेंट्री का कंजेशन होता है बिकॉज देयर इज वीनस थ्रोम्बोसिस। सो हियर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस इज डिफरेंट। इस केस में व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस में, इसमें क्या है? सीसीटी, क्लियर। तो इस केस में याद रखना है इट इज सीसीटी, राइट। दूसरा, आपको पता है जब भी वीनस थ्रोम्बोसिस होगा, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, स्टॉप द थ्रोम्बोटिक प्रोसेस। और थ्रोम्बोटिक प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? एंटीकोआगुलेंट्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? इन द मैनेजमेंट आपको क्या देना पड़ेगा? व्हाट वी स्टार्ट एंटीकोआगुलेंट्स, ठीक है। मेजेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस में हम क्या स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट एंटीकोआगुलेंट्स। लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट में पेरिटोनाइटिस है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। सो पेरिटोनाइटिस का कॉज क्या है? गैंग्रीनस बावेल या परफोरेशन। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी विथ रिसेक्शन ऑफ नेक्रोटिक बावेल। अब देखिए जरा सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में ज्यादातर कंडीशंस में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। सो सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस में भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। सो यहाँ भी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल? सो राइट साइड की सबक्लेविन आर्टरी या लेफ्ट साइड की सबक्लेविन आर्टरी, आप देख सकते हैं इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी में कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच आर्टरी? मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल, यह है लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है, यह है लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी।
और इसका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? फर्स्ट पार्ट। सो मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब ज़रा प्रॉब्लम देखिए, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, यहाँ देख सकते हैं आप इस इमेज में, दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाती है? बेसिलर आर्टरी। यहाँ देख सकते हैं ये है बेसिलर आर्टरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सर्कुलेशन। ठीक है, और ये जो बेसिलर आर्टरी है किसको सप्लाई करती है? इट इज गोइंग टू सप्लाई द पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, मतलब किसको? सेरिबेलम को और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को। अब जरा प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट पे स्टेनोसिस है और ये आदमी लेफ्ट अपर लिम से क्या कर रहा है? वर्क और एक्सरसाइज। सो इफ पेशेंट इज परफॉर्मिंग वर्क और एक्सरसाइज बाय लेफ्ट अपर लिम, एक्सरसाइज के दौरान जो भी मसल ग्रुप काम कर रहा है उसमें वेजोडाइलेटेशन होता है ब्लड वेसल में, देयर शुड बी इंक्रीज ब्लड फ्लो। लेकिन यहाँ पे सबक्लेवन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी वो इंक्रीज डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती। तो इस केस में होगा क्या? इस केस में आप देखेंगे देयर इज रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। तो इस केस में होगा क्या? देयर इज रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। कहाँ से? रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो होगा इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी में। सो इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी में रिवर्सल होगा और ये किसको जाके सप्लाई करेगा? इट इज गोइंग टू सप्लाई द वर्किंग आर्म और एक्सरसाइजिंग आर्म। इसका मतलब ड्यूरिंग वर्क और एक्सरसाइज होगा क्या? द ब्लड इज बीइंग स्टोलन फ्रॉम पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नाम है इसका सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। अनदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका नाम है सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आया लेटेस्ट एग्जाम में कि सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम में रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो कौन सी आर्टरी में होता है? इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी या कॉन्ट्रा लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी? तो आप देख सकते हैं रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो अकर्स इन किसमें? यू कैन सी हियर देयर इज रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो कहाँ होगा? इन इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इस केस में ड्यूरिंग वर्क और एक्सरसाइज देयर इज रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। क्या होगा यहाँ पे? देयर इज रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो किसमें? इन इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी। दिस इज द क्वेश्चन, इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, सो रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो इन इप्सी लैटरल वर्टिब्रल आर्टरी। इसकी वजह से होगा क्या? देयर इज ट्रांजिएंट वर्टिब्रो बेसिलर इस्कीमिया। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसकी वजह से होगा ट्रांजिएंट, इसकी वजह से होगा ट्रांजिएंट वर्टिब्रो बेसिलर इस्कीमिया। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक है सब क्लेवियन आर्टरी स्टेनोसिस और इसका मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है? सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। एन्यूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। पहला देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल इन एन्यूरिज्म? ये है सर्कल ऑफ विलिस। सो मोस्ट कॉमनली वेसल इन्वॉल्व इन एन्यूरिज्म, ये है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, ये है सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल, ये है एक्स्ट्रा क्रेनियल एन्यूरिज्म। इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है एओर्टा। एओर्टा का कौन सा पार्ट? इंफ्रारीनल एओर्टा। सो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? एओर्टा। एओर्टा कौन सा पार्ट? इंफ्रारीनल। इसके बाद आइलियक आर्टरी, आइलियक आर्टरी। इसके बाद पॉप्लीटल आर्टरी, सो पॉप्लीटल आर्टरी। उसके बाद फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, सो एओर्टा, आइलियक आर्टरी, पॉप्लीटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। इसको याद कैसे करना है? ये देखिए निमोनिक है AIPF, निमोनिक है AIPF। याद कैसे करना है? ऑल इंडिया पुलिस फोर्स, ऑल इंडिया पुलिस फोर्स। ठीक है, एओर्टा, आइलियक आर्टरी, पॉप्लीटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन चारों में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल एन्यूरिज्म। ठीक है, तो पेरीफेरल आर्टरी कौन कौन सी है? पॉप्लीटल एंड फीमोरल। सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरीफेरल आर्टीरियल एन्यूरिज्म, इसको याद कैसे करना है? P फॉर P, सो पेरीफेरल पॉप्लीटल, सो P फॉर P, ये है पेरीफेरल, ये है पॉप्लीटल। ठीक है, सो इट इज पेरीफेरल पॉप्लीटल। अगला है विसरल आर्टीरियल एन्यूरिज्म। विसरल आर्टीरियल एन्यूरिज्म, इसको हम दूसरा नाम कैसे बुलाते हैं? स्प्लैंक्निक आर्टीरियल एन्यूरिज्म। सो विसरल या स्प्लैंक्निक आर्टीरियल एन्यूरिज्म, इसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है? स्प्लैंक्निक स्टार्ट होता है S से, सो S फॉर S, S फॉर S मतलब स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लैंक्निक या विसरल, इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक, अब जरा देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ माइकोटिक एन्यूरिज्म। आप बताइए कौन सी ऐसी वेसल है जो कार्डियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं इंटरवेंशन के लिए, और कभी कभी इंटर्न्स भी यूज करते हैं ब्लड सैंपलिंग के लिए, जब आपको पेरीफेरल वेन से ब्लड नहीं मिल रहा हो, या कभी कभी ABG के लिए फीमोरल। और जब फीमोरल आप यूज करते हैं तो कभी कभी अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया एरिया, सो यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द इन्फेक्शन। स्किन से कौन सा इन्फेक्शन अंदर आप डाल देंगे? स्टेफ ऑरियस। तो
तो ये इन्फेक्शियस एन्यूरिज्म है, इसको बोलते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल बताइए, फीमोरल, यह है फीमोरल आर्टरी फॉलोड बाय एओर्टा। और आपने अभी अभी ऑर्गेनिज्म का नाम बताया, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है स्टेफ ऑरियस फॉलोड बाय साल्मोनेला। ठीक है, तो ये है स्टेफ ऑरियस फॉलोड बाय साल्मोनेला। ओके, अब जरा देखिए एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस में सिमिलरिटी क्या है? दोनों का मोस्ट कॉमन साइट सेम है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? इंफ्रारीनल एओर्टा। इसका मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसीलिए दोनों का मोस्ट कॉमन साइट सेम है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? इंफ्रारीनल एओर्टा। अब देखिए यह है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, आप लोकेशन देख सकते हैं इंफ्रारीनल एओर्टा, इंफ्रारीनल। ठीक है, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ये है विड्थ और डायमीटर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ये है विड्थ और डायमीटर। सो रिस्क ऑफ रप्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ और डायमीटर। सो क्वेश्चन क्या क्या आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म? रप्चर। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, यह है रप्चर। दिस इज रप्चर। और आपने अभी भी बताया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ रप्चर, मतलब रिस्क ऑफ रप्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ और डायमीटर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है विड्थ या डायमीटर, विड्थ या डायमीटर। ठीक है, अब बताइए रप्चर होगा कहाँ? अब देखिए ये है एओर्टा, एओर्टा के बगल में होती है वीना केवा, आईवीसी। आईवीसी किस तरफ होती है? राइट साइड में। इसका मतलब अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो इसका फ्री रप्चर किस तरफ होगा? राइट या लेफ्ट साइड में? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कहाँ? इंट्रा पेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल? सो ऑब्वियसली एओर्टा रेट्रोपेरिटोनियल में है, सो इट इज लेफ्ट रेट्रोपेरिटोनियल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर ये है लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट रेट्रोपेरिटोनियल। मान लीजिए रप्चर हो गया, हाउ मच इज द मॉर्टेलिटी? कितना? बहुत ज्यादा। हाउ मच? मोर देन 50%। तो मॉर्टेलिटी का रिस्क कितना है? हाउ मच इज द मॉर्टेलिटी? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर मॉर्टेलिटी कितना है? दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, आपको याद रखना है कितना? मोर देन 50%। रिस्क ऑफ रप्चर, मॉर्टेलिटी कितना है आफ्टर रप्चर? मोर देन 50%। इसका मतलब रप्चर होने से पहले ही आपको सर्जरी कर देना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कट ऑफ डायमीटर विच इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। ऑलमोस्ट हर साल आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, कट ऑफ डायमीटर विच इज इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन केसेस ऑफ एन्यूरिज्म। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में कितना है? मैक्सिमम इस केस में है मोर देन इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा और असेंडिंग एओर्टा इन दोनों में कितना है? इट इज मोर देन इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, आइलियक आर्टरी में कितना है? इस केस में है मोर देन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और फीमोरल आर्टरी और पॉप्लिटल आर्टरी इसमें कितना है? इसमें है मोर देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा कौन सा जाता है? एब्डोमिनल एओर्टा। कितना? मोर देन इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेस्कुलर ग्राफ्ट एग्जाम में काफी पूछा जाता है, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वेस्कुलर ग्राफ्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोप्रोस्थेटिक एंड सिंथेटिक। ठीक है, बायोप्रोस्थेटिक में क्या है? सबसे पहले ऑटोग्राफ्ट। ऑटो का मतलब पेशेंट्स ओन टिश्यूज आर यूज्ड, आप पेशेंट की ही बॉडी से ग्राफ्ट लेते हैं, ऑटो। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट, इसका मतलब पेशेंट्स ओन टिश्यूज आर यूज्ड। ठीक है, इसके बाद है होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट का दूसरा नाम है एलोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट, ठीक है, होमोग्राफ्ट का दूसरा नाम है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट इसका मतलब ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम सेम स्पीशीज। अगर हम ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। ठीक है, अब मान लीजिए मदर अपना किडनी सन या डॉटर को देती है। ठीक है, और अगर आपको पंजाबी आती हो तो मदर क्या बोलेगी सन या डॉटर को कि एलोग्राफ्ट, तो क्या हो जाएगा? एलोग्राफ्ट। गॉट इट? इसका मतलब सेम स्पीशीज से यह है एलोग्राफ्ट, इसका दूसरा नाम है होमोग्राफ्ट। इसके बाद अगर आप डिफरेंट स्पीशीज से ग्राफ्ट लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, इसी का दूसरा नाम है हेट्रोग्राफ्ट। ठीक है, जीनोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? जीनोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट, इसका मतलब द ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन, कहाँ से ग्राफ्ट ले रहे हैं हम? ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सो ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक, एक दूसरा ग्राफ्ट होता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब द ग्राफ्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस। अगला है टिश्यू इंजीनियर्ड।
टिश्यू इंजीनियर्ड का मतलब इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. सो नेक्स्ट इज टिश्यू इंजीनियर्ड. ठीक है, दिस इज टिश्यू इंजीनियर्ड एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. टिश्यू इंजीनियर्ड, ठीक है, मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, टिश्यू इंजीनियर. अब जरा देखिए सिंथेटिक ग्राफ्ट. सिंथेटिक ग्राफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है टेक्सटाइल, दूसरा है नॉन टेक्सटाइल. टेक्सटाइल ग्राफ्ट में क्या है? टेक्सटाइल ग्राफ्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, टेक्सटाइल ग्राफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्रॉन. डेक्रॉन, और आपको बता दूं मैं, डेक्रॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक ग्राफ्ट. इट इज बेस्ट सिंथेटिक ग्राफ्ट. मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक ग्राफ्ट, बेस्ट सिंथेटिक ग्राफ्ट, यह है डेक्रॉन. दूसरा है नॉन टेक्सटाइल. दूसरा है नॉन टेक्सटाइल. ठीक है, नॉन टेक्सटाइल में हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला है EPTFE. EPTFE इसका फुल फॉर्म, ई का मतलब होता है एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और दूसरा है पॉलीयूरिथिन. ठीक है, एक्सपैंडेड पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दूसरा है पॉलीयूरिथिन, पॉलीयूरिथिन. ठीक, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट. अब जरा वन लाइनर क्वेश्चन देखिए इन रिलेशन टू वेस्कुलर ग्राफ्ट्स. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट नेचुरल वेस्कुलर ग्राफ्ट? ये है रिवर्स लॉन्ग स्टिफनेस वेन. बेस्ट नेचुरल वेस्कुलर ग्राफ्ट ये है रिवर्स्ड लॉन्ग स्टिफनेस वेन. ठीक है, दिस इज रिवर्स्ड लॉन्ग स्टिफनेस वेन. इसके बाद है बेस्ट सिंथेटिक वेस्कुलर ग्राफ्ट. सिंथेटिक ये कौन सा है? हमने अभी भी डिस्कस किया, डेक्रॉन. डेक्रॉन. अब जरा देखिए, दो तरह का बाईपास होता है, इंफ्राइंग्वाइनल, सुप्राइंग्वाइनल. अगर आप इंफ्राइंग्वाइनल रीजन को देखेंगे तो वहाँ आपको कौन सी वेसल्स मिलेंगी? स्मॉल साइज्ड एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स. उसके लिए आप कौन सा ग्राफ्ट यूज करेंगे? लॉन्ग स्टिफनेस वेन. लेकिन सुप्राइंग्वाइनल रीजन में आपको मिलेगा एओर्टा, इलियक आर्टरी, मतलब लार्ज साइज्ड वेसल्स. यहाँ यूज करेंगे डेक्रॉन. सो प्रिफर्ड ग्राफ्ट फॉर इंफ्राइंग्वाइनल बाईपास हम क्या यूज करेंगे? यहाँ यूज करेंगे हम लोग लॉन्ग स्टिफनेस वेन. और सुप्राइंग्वाइनल बाईपास इसके लिए यूज करेंगे डेक्रॉन. सुप्राइंग्वाइनल बाईपास इसके लिए हम यूज करेंगे डेक्रॉन. अब ये देखिए, ये है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG. व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट एंड मोस्ट प्रिफर्ड ग्राफ्ट? अब आप देखिए, आर्टीरियल ग्राफ्ट हम ज्यादा प्रीफर करेंगे कि वीनस ग्राफ्ट? बताइए. आर्टीरियल ग्राफ्ट आर प्रिफर्ड ओवर वीनस ग्राफ्ट. क्यों? क्योंकि आर्टीरियल ग्राफ्ट की पेटेंसी ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, दे हैव लॉन्गर पेटेंसी. ठीक, इसलिए आर्टीरियल ग्राफ्ट आर प्रिफर्ड. इस केस में व्हाट इज द मोस्ट प्रिफर्ड ग्राफ्ट फॉर CABG? ये है लीमा. लीमा का मतलब लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लीमा एक ही है. जब भी आप CABG करते हैं, मोर देन 2 वेसल्स में आपको बाईपास ग्राफ्टिंग करना पड़ता है. तो बाकी के जगह हम क्या यूज करते हैं? बाकी जगह आप देखेंगे हम यूज करते हैं क्या? लॉन्ग स्टिफनेस वेन. मतलब मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट क्या होगा? लॉन्ग स्टिफनेस वेन. तो दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. अगर क्वेश्चन आया क्या? मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ्ट ये है लॉन्ग स्टिफनेस वेन इन CABG, एंड मोस्ट प्रिफर्ड ग्राफ्ट, आर्टीरियल ग्राफ्ट्स आर प्रिफर्ड ओवर वीनस ग्राफ्ट. क्यों? बिकॉज दे हैव लॉन्गर पेटेंसी रेट. तो यहाँ हम यूज करेंगे लीमा. लीमा का मतलब लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी. CABG में एक और आर्टरी यूज करते हैं. कौन सी आर्टरी यूज करते हैं? हम रेडियल आर्टरी भी यूज कर सकते हैं. सो फॉर ग्राफ्टिंग CABG में हम रेडियल आर्टरी भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज रेडियल आर्टरी. जरा ये इमेज देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट में है बायलैटरल आइलियक आर्टरी ऑक्लूजन. और अगर बायलैटरल आइलियक आर्टरी ऑक्लूजन है तो आप कौन सा बाईपास करेंगे? यहाँ देखिए, यह है एओर्टा और यह है फीमोरल आर्टरी. ठीक है, सो एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और फीमोरल आर्टरी. सो इसमें हम लोग करेंगे एओर्टो फीमोरल बाईपास. सो बायलैटरल आइलियक आर्टरी ऑक्लूजन में हम लोग करते हैं क्या? एओर्टो फीमोरल. ठीक है, जो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास कर दीजिए. सो यह है एओर्टो फीमोरल बाईपास. एओर्टो फीमोरल बाईपास. और आपको पता है, जब भी किसी भी लार्ज वेसल में आपको बाईपास करना है, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है जिसमें एओर्टा का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे केसेस में एओर्टिक रिकॉन्स्ट्रक्शन, एओर्टिक बाईपास, ये सब में कौन सा ग्राफ्ट यूज करेंगे? द प्रिफर्ड ग्राफ्ट इज डेक्रॉन. सो एओर्टो फीमोरल बाईपास, और हम ग्राफ्ट कौन सा यूज करेंगे? डेक्रॉन. सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्कुलर ग्राफ्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्टीरियल डिसऑर्डर्स.